साथियों नमस्कार, स्वागत आपका कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रवीण चौधरी। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर के आयोग एवं बोर्डों का, और इन आयोगों के अध्ययन की कड़ी के अंदर हमने 3 आयोग अब तक पढ़ लिए हैं। पहला आपका निर्वाचन आयोग, उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग और उसके बाद में वित्त आयोग। आज हम इस श्रेणी के अंदर हैं कुछ और संवैधानिक आयोगों का अध्ययन करेंगे। इसमें अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग और ओबीसी आयोग शामिल हैं। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आयोग होगा वह होगा अनुसूचित जाति आयोग। कौन सा आयोग होगा? अनुसूचित जाति आयोग, जिसे अपन एससी आयोग भी कहते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट कमीशन। ठीक है, क्या है समझने की कोशिश करना। देखिए, एससी आयोग है, उसका मूलतः संविधान के अंदर प्रावधान नहीं था। इसका गठन है वो बाद में किया गया, संविधान में संशोधन करके। तो यह संवैधानिक आयोग है। साथ में संवैधानिक के साथ साथ मैंने एक आपको आयोग पढ़ाते समय बताया था, संवैधानोत्तर एक शब्द, यानी वे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में तो है लेकिन संविधान लागू होने के बाद में जोड़े गए, उन्हें अपन कौन से आयोग कहते हैं? संवैधानोत्तर आयोग कहते हैं। तो यह एक संवैधानोत्तर आयोग है जो संवैधानिक ही होता है। अर्धन्यायिक आयोग है, सलाहकारी आयोग है। इसकी जो सिफारिशें हैं वो सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो इसके थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करेंगे हम, क्या है इसके अंदर, मतलब इसके गठन को लेकर कुछ प्रक्रियाएं हुई हैं। याद रखिए, संविधान का एक अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद का नाम है 338। यह अनुच्छेद कहता है कि एससी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास व कल्याण के लिए, विकास व कल्याण के लिए एक विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति होगी। मूलतः रूप से यह अनुच्छेद ऐसा कहता था कि एससी और एसटी के विकास और कल्याण के लिए एक क्या होगा? विशेष प्राधिकारी होगा। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? एक वर्ष आता है 1978। इसमें सरकार क्या करती है? एक संकल्प के माध्यम से, किसके माध्यम से? संकल्प के माध्यम से एससी एवं एसटी आयोग का गठन कर देती है। क्या कर देती है? एससी एवं एसटी आयोग का गठन कर देती है, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का। इसके तत्पश्चात थोड़े समय बाद 1987 के अंदर इसका है वो नाम परिवर्तित हो जाता है, और ये जो आपका आयोग है इसको कहने लग जाते हैं हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग। ठीक है, आयोग। ठीक है, पहले एक विशेष प्राधिकारी होता था। 1978 में सरकार ने संकल्प के माध्यम से क्या किया? एससी एसटी आयोग का गठन किया। 1987 में इसका नाम क्या परिवर्तित हो गया? इसके पीछे राष्ट्रीय लगा दिया। इसके बाद में अब तक यह एक संवैधानिक आयोग नहीं बना था। एक संविधान संशोधन होता है, 65वां संविधान संशोधन। और इस 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 के अंदर इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया दिया, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 338 के अंदर। और इसके साथ ही एक विशेष प्राधिकारी वाले इस उपबंध को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के प्रावधानों के आधार पे ही, याद रखना, 12 मार्च 1992 को एससी तथा राष्ट्रीय एससी तथा
एसटी आयोग की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, ये थोड़ा घटनाक्रम है, इसको आपको याद रखना है। मूल रूप से अनुच्छेद 338 के अंदर एक विशेष प्राधिकारी का नियुक्ति का उल्लेख था जो SC ST के विकास और कल्याण के लिए कार्य करेगा। इसके बाद में 1978 के अंदर सरकार ने संकल्प के माध्यम से SC और ST के लिए एक आयोग का गठन कर दिया। उसके बाद में राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया। 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 के अंदर इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद में, 338 के तहत। लेकिन याद रखें, यह अनुसूचित जाति आयोग नहीं बना था अब तक, यह सिर्फ और सिर्फ दोनों एक साथ थे, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग। तो प्रश्न उठता है कि इनको अलग अलग कब किया गया। तो सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे कि 89वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 2003 के अंदर, इसके माध्यम से इस आयोग का पृथक्करण कर दिया गया। और क्या हुआ, ये जो आपका अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग था, इसके स्थान पे दो अलग अलग नए आयोग गठित कर दिए गए। पहला आपका आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, और दूसरा क्या कर दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, और इनका उल्लेख है वो संविधान के अंदर किया गया। इसका तो मूल रूप से अनुच्छेद 338 में कर दिया गया, जो हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और राष्ट्रीय जनजाति आयोग का उल्लेख कर दिया गया 338 क के अंदर, एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया। और इन सब की है वो वास्तविक रूप से स्थापना है वो हुई 19 फरवरी को 2004 के अंदर। ठीक है, तो याद रखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग से इन दो आयोगों का गठन है वो कितनी तारीख को हुआ था, 19 फरवरी 2004 को हुआ था। पहले ये कैसे आयोग थे, संवैधानिक आयोग नहीं थे। बाद में इन्हें क्या किया गया था, आपको पता हो तो 1990 के अंदर क्या बनाया गया था, संवैधानिक आयोग बनाया गया था। और इसके बाद में एक संशोधन और करके इनको अलग अलग कर दिया गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो आपका है SC आयोग। इस SC आयोग की संरचना की बात करते हैं, इसमें क्या क्या है, कौन कौन होता है। तो याद रखिए, इसके अंदर एक तो होता है आपका अध्यक्ष, ठीक, एक होता है आपका उपाध्यक्ष, और इसके अंदर 3 होते हैं सदस्य। तो टोटल यह कितने सदस्यीय निकाय होता है, तो याद रखिए सारे के सारे बच्चे, ये कितने सदस्यीय निकाय होता है, 5 सदस्यीय निकाय होता है। अध्यक्ष होता है, इसे अपन है वो किसके, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। इसे अपन उपाध्यक्ष को है वो राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। और ये सदस्य हैं, ये भारत सरकार के अंदर सचिव के समकक्ष की रैंक के होते हैं। ठीक है, तो SC आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 5। एक अध्यक्ष होता है, दूसरा क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है, तीसरा इसके अंदर क्या होता है, सदस्य होता है। यदि हम बात करें इन अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की, कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो सारे के सारे बच्चे याद रखें, इनकी नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बात करें ये अपना त्याग पत्र किसको प्रदान करते हैं, तो याद रखिए किसको प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, अध्यक्ष और ये जो 5 सदस्य हैं इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर भी आपको याद रखना है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो है आपकी कार्यकाल। क्या है, कार्यकाल।
और कार्यकाल कितना है ये आपको इसके अंदर याद रखना है, 3 वर्ष। और ये 3 वर्ष है वो कितनी बार हो सकता है अधिकतम? अधिकतम ये कितनी बार हो सकता है? 2 बार। ठीक है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य निकाय है। नियुक्ति, त्यागपत्र और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। इसके बाद में हम बात करें कि ये अध्यक्ष तथा सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो पद से हटाने की प्रक्रिया वो ही है। कौन हटाता है इनको पद से हटाने की प्रक्रिया कौन संपन्न करता है? राष्ट्रपति संपन्न करता है। और इस संबंध के अंदर वह सर्वोच्च न्यायालय से भी क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। तो ये एससी आयोग के कुछ छोटे छोटे प्रावधान थे। इसके अलावा हम बात करें कि एससी एसटी आयोग के कार्यों की यदि बात करें, क्या क्या कार्य हैं इनके, तो इसमें पहला कार्य आपको याद रखना है। ज्यादा लंबे चौड़े आयोग नहीं, छोटे छोटे इनके प्रावधान है, बस फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। यह जो आयोग है अनुसूचित जाति यानी एससी से जुड़े संवैधानिक संरक्षण होते हैं, उनका क्या करता है? निरीक्षण करता है। क्या करता है? निरीक्षण करता है। ठीक है। इसके अलावा यह आयोग आपके अनुसूचित जाति के हितों के उल्लंघन से जुड़े जो मामले होते हैं उनकी क्या करता है? सुनवाई कर सकता है। सुनवाई करने के साथ साथ जांच के अंदर है वो मदद करता है, जांच एजेंसी की। निर्णय दे सकता है कि भाई इसके साथ गलत हुआ है कि नहीं। साथ में यह न्यायालय को क्या प्रदान कर सकता है? सलाह प्रदान कर सकता है। और सलाह मानने के लिए न्यायालय और सरकार दोनों बातें नहीं है। ठीक है। इसके अलावा सरकार जब भी एससी से जुड़ी कोई योजनाओं का निर्माण करता है, योजनाओं के निर्माण करती है ना, तो उनके अंदर है वह अपना इनपुट दे सकता है, सरकार को क्या प्रदान कर सकता है? सलाह प्रदान कर सकता है। एससी आयोग है उसे दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? जैसे यह आपका समन जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, उसे है वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दे सकता है, यानी सिविल कोर्ट की भांति कार्य करता है, इसको इसकी शक्तियां प्राप्त होती हैं कुछ। ठीक है। तो एससी आयोग के कार्य क्या क्या है? ये मूल रूप से एससी से जुड़ा जो विकास और कल्याण के कार्य हैं उनके अंदर अपने कार्य संपन्न करती है। और ये आयोग है वो संवैधानिक संरक्षण से जुड़े मसले होते हैं उनका निरीक्षण करती है। एससी से जुड़े हितों का उल्लंघन होने पर उनकी जांच करती है, सुनवाई करती है, निर्णय करती है उसके अंदर, और सरकार और न्यायालय को सलाह दे सकती है इससे संबंधित मामलों के अंदर। और सरकार जब नई योजनाएं लाती है तो उसको क्या करती है? सलाह करती है एससी से जुड़ी। इसके अलावा दीवानी न्यायालय की तरफ भी काम करता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि यह आयोग एक सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है? सलाहकारी निकाय है। और सलाहकारी निकाय होने के साथ साथ यह आयोग है वो अर्ध न्यायिक निकाय भी है। कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय भी है। इसके अलावा हम बात करें कि एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी यदि हम बात करें तो याद रखना, पहली बार जब इसका गठन हुआ था अध्यक्ष, मैंने बताया आपको 1978 के अंदर किया था सरकार ने संकल्प के माध्यम से। उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भोला पासवान। इसको बनाया गया था भोला पासवान। ठीक है। उसके बाद में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा मिलने के पश्चात 1993 के अंदर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एस.एच. रामधन। इसको बनाया गया था? एस.एच. रामधन को बनाया गया था। ठीक है। इस समय ये संवैधानिक नहीं था।
और जब बात करें तो 2004 के अंदर ये इसका पृथक्करण जब हुआ था एससी आयोग का, कब हुआ था? 2004 के अंदर। तो उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सूरजभान सिंह। कब बनाए गए थे? 2004 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में सूरजभान के बाद में आपके बूटा सिंह आ गए, बूटा सिंह के बाद में पीएल पूनिया, रामशंकर कठेरिया, और वर्तमान के अंदर एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला, ठीक है। ये बेसिक सी आपको जानकारी इसके अंदर याद रखनी है। जब 1978 में पहली बार गठित किया गया था, उस समय भोला पासवान को बनाया गया। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 65वें संविधान संशोधन के बाद में, तब बनाया गया था एसएच रामधन को। और पुनर्गठित होने के बाद में जब इसका पृथक्करण हुआ, एससी और एसटी दो नए आयोग बनाए गए, उस समय इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया सूरजभान सिंह को। उसके बाद में 5 अध्यक्ष बन चुके हैं, सूरजभान सिंह, बूटा सिंह, पीएल पूनिया, रामशंकर कठेरिया, और 5वें वर्तमान के अंदर अध्यक्ष आपके कौन? विजय सांपला। तो दरअसल हमने कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ली है, छोटे छोटे फैक्टों की तरफ अपन ने बात की है। क्या है वो फैक्ट? तो याद रखिए सारे के सारे बच्चे, अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी आयोग का अपन अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल एससी आयोग पहले एससी आयोग न होकर एससी एसटी आयोग था, यानी दोनों साथ थे, ठीक है। और 338 अनुच्छेद में मूल रूप से भी आयोग का भी उल्लेख नहीं था, उसके स्थान पे विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। बाद में 1978 में इसका गठन हुआ, 1987 में नाम परिवर्तित हो गया, और फिर 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 के अंदर इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आपको ये चीज याद रखनी है कि एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो याद रखना 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 12 मार्च 1992 को राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग की है वो क्या कर दी? स्थापना। याद रखना 12 मार्च 1992 को जब स्थापना हुई तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति दोनों शामिल थे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति दोनों को खुश करने के लिए अलग अलग आयोगों का गठन कर दिया गया, और ये आयोग अस्तित्व में आए 19 फरवरी 2004। इस प्रकार एससी आयोग का तो उल्लेख कर दिया 338 में, और एसटी आयोग का उल्लेख कर दिया 338 के अंदर, ठीक है। और 1990 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। इसके बाद में मैंने बताया आयोग की संरचना, तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और 3 सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने सदस्यीय निकाय होता है? 5 सदस्यीय निकाय होता है। इसके बाद में इसकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति करता, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और कार्यकाल भी कितना होता है इसका? 3 वर्ष होता है। इसके बाद में मैंने बात की इसके कार्यों की, तो इस वैधानिक संरक्षण से जुड़े मामलों का निरीक्षण कर सकता है। सरकार जब एससी एसटी से जुड़ी, एससी से जुड़ी योजनाओं का निर्माण करती है तो उसमें अपना इनपुट डाल सकता है। दीवानी न्यायालय की तरह इसको अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि किसी भी एससी से जुड़े व्यक्ति के हितों का उल्लंघन होता है तो उस परिस्थिति के अंदर है वो क्या कर सकता है? जांच कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, निर्णय दे सकता है कि इसके साथ गलत हुआ है। साथ में न्यायालय और सरकार को सिफारिश दे सकता है कि भाई इसको आप न्याय दीजिए, ठीक है। यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। इसके बाद में मैंने अध्यक्ष बताए, तो 1978 में पहली बार जब एससी एसटी आयोग बनाया गया था, याद रखना एससी एसटी आयोग, उस समय इसके अध्यक्ष थे भोला पासवान। फिर इसको संवैधानिक दर्जा मिला एससी एसटी आयोग को, तो याद रखना एसएच रामधन। और 2005 में पृथक्करण किया है, यानी इसको ओनली एससी आयोग बनाया गया, तो सूरजभान सिंह को इसको अध्यक्ष बना दिया गया 2004 के अंदर। फिर 5 अध्यक्ष और आगे, 5वें आपके वर्तमान में कौन है? विजय सांपला। अब हम इस आयोग के बाद में अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, ठीक है, यानी एसटी आयोग का। याद रखना आपको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। आप सबको पता है कि 2003 से पूर्व एक आयोग हुआ करता था, कौन सा? मैंने अभी आपको बताया है कि राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया एक संविधान संशोधन हुआ, 89वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 के अंदर हुआ, और इसके माध्यम से इसके दो टुकड़े कर दिए गए। एक तो अनुसूचित जाति आयोग बना दिया, एक अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया। तो इसकी भी स्थापना आपको याद रखनी है, 19 फरवरी 2004 को ये है वो प्रभाव के अंदर आया। कौन सा आयोग? आपका एसटी आयोग हो गया। ठीक है, इसकी बात करें तो यह संवैधानिक आयोग है, और इसका उल्लेख संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है? 338 के अंदर किया गया है। ठीक है, एसटी आयोग की संरचना कैसी होती है? आपसे कोई प्रश्न पूछ ले तो याद रखना, एसटी आयोग की संरचना भी वही होती है। इसमें एक तो आपका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और कितने सदस्य होते हैं? 3। तो टोटल ये कितने सदस्यीय निकाय होता है? 5 सदस्यीय निकाय होता है। यदि हम बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति करता है। ये अपना त्याग पत्र किसको प्रदान करते हैं? राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बात करें इनके कार्यकाल की, तो वो जरूर आप याद रख सकते हो, कितना है? 3 वर्ष। और ये अधिकतम कितनी बार हो सकता है? 2 टाइम हो सकता है, 2 बार हो सकता है। इसके बाद में हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख हमने किया, इस प्रकार उसको हटाया जाता है, उसी प्रकार ये सेम टू सेम प्रक्रिया। कार्यों की बात करें तो पिछली बार जो अनुसूचित जाति बताई है, वहां आपको जनजाति कर लेना है, यानी ये अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों के ऊपर है, वो अपनी उल्लंघन होने पे क्या करता है? जांच करता है, निर्णय दे सकता है, सरकार को सलाह दे सकता है। एसटी से जुड़ी विधियां जब सरकार बनाती है तो उसके अंदर अपने क्या डाल सकता है? इनपुट डाल सकता है। इसके अलावा एसटी आयोग के अंदर कोई भी विशेष बात नहीं है, सेम टू सेम परफॉर्मा आपको परफॉर्मा वो याद रखना है। जो एससी में बताया है सेम टू सेम बातें वो एसटी के अंदर है। इसके अंदर डिफरेंट ये है कि इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आपको याद रखना है कुंवर सिंह टिक्कम को। और कब बनाया? तो आपको याद रखना है 2004 के अंदर। ठीक है, बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष की, ये जरूर आप याद रख सकते हैं। एसटी आयोग के अंदर, एससी आयोग की कोई महिला अध्यक्ष थी नहीं, मैंने सभी बता दिए थे आपको। तो आपको प्रथम महिला अध्यक्ष याद रखनी है, उर्मिला सिंह। कौन है? उर्मिला सिंह। ठीक है, ये दूसरी अध्यक्ष थी, वैसे 2007 के अंदर इसकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, ये ही दूसरी अध्यक्ष थी, और यही वैसे प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद में बात करें थर्ड और फोर्थ की, ठीक है, तो याद रखना रामेश्वरम, ओरान इसके अध्यक्ष थे। इनके 2 कार्यकाल थे, याद रखना। ठीक है, 10 से इसका 16 के आसपास था। ठीक है, और इसके बाद में बात करें 5वें कौन थे? तो 5वें इसके अध्यक्ष थे नंद कुमार साई। ठीक है, और 6ठे और वर्तमान अध्यक्ष, इतने आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे बस मैंने बता दिया आपको कि 1-2 छोड़ने नहीं है, याद कर सकते हो आप। तो 6ठे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए सारे के सारे बच्चे, हर्ष चौहान। कौन है? हर्ष चौहान इसके अंदर कौन है? वर्तमान के अंदर एसटी आयोग का क्या है? अध्यक्ष है। यहां तक मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा। एसटी आयोग मैंने बताया है, एससी आयोग मैंने बताया आपको। एसटी के अंदर क्या बताया कि इसका उल्लेख आपको याद रखना अनुच्छेद 338 क में है, और बाकी जो मैंने आपको अध्यक्ष बताए हैं ये आपको इसके अंदर एससी आयोग के अलावा डिफरेंस रखना है। इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं ओबीसी आयोग का। कौन से आयोग का? ओबीसी आयोग का, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, ओबीसी आयोग का उल्लेख भी मूलतः संविधान के अंदर नहीं था, लेकिन इसे जब संवैधानिक बनाया गया था, इससे पहले इसे सांविधिक भी बनाया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूलतः इनमें से कौन सा सांविधिक आयोग था, बाद में जिसे संवैधानिक का दर्जा प्रदान किया गया, तो वो आपका ओबीसी आयोग का है। याद रखिए इससे जुड़ा फैक्ट,
1953 के अंदर, जनवरी 1953 के अंदर काका कालेकर की अध्यक्षता के अंदर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्ययन किया गया। आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और इस आयोग का मुख्य काम था कि ओबीसी से जुड़े हितों के बारे में सरकार को सलाह दे और बताए कि कौन कौन सी जातियां हैं उनको ओबीसी में रखना चाहिए। बहुत सी बातें इन्होंने की थी जिनको अपन विस्तृत से ज़्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। और इस द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1980 में कहा था कि ओबीसी जो आपका वर्ग है इसे 27% आरक्षण मिलना चाहिए। कितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए? 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और इसे स्वीकार भी कर लिया था सरकार ने आगे जाके 1990 के अंदर ओबीसी को इतना आरक्षण दे भी दिया था। इसके बाद में हम बात करें तो ओबीसी आयोग जो आपका है, एक विवाद का आपने नाम सुना होगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ठीक है। विवाद हुआ था ये आपका, इसे मंडल विवाद भी कहते हैं, 1992 के अंदर, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप है वो अन्य पिछड़ी जो जातियां हैं, पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, उनके लिए ओबीसी आयोग की क्या कीजिए, स्थापना कीजिए। क्या कीजिए? ओबीसी आयोग की आप कीजिए स्थापना। सरकार को इसने निर्देश दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मानना पड़ेगा। सरकार ने क्या किया, 14 अगस्त 1993 को संसद ने विधि बनाकर ओबीसी आयोग का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ओबीसी आयोग है वो गठित कर दिया गया और आरएन प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया। इसमें मैंने लिखा है संसद ने विधि बनाकर, यानी इस समय यह आयोग है वह कैसा आयोग था, तो आप सबको याद रखना है सांविधिक आयोग था। यानी इसका उल्लेख संविधान में नहीं था, इसका गठन है वो संसद ने विधि बनाकर किया था। इसके बाद में जस्ट अपन चले कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो आपको याद रखना है 102वां संविधान संशोधन, पक्का याद रखना आपको। दो 2018 के अंदर हुआ था। अगस्त 2018 के अंदर क्या किया गया, ये जो आपका ओबीसी आयोग है इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया। किस आयोग का दर्जा दे दिया है? संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया है। इसका उल्लेख कहां कर दिया गया? संविधान में कहां कर दिया गया? कहां कर दिया गया, ये भी अच्छा प्रश्न है। संविधान में कहां किया? तो याद रखना, एक तो आपको अनुच्छेद इसके लिए याद रखना है 338B नया अनुच्छेद जोड़ा गया और एक आपका 342A इसके अंदर प्रावधान जोड़े गए, ठीक है। तो ओबीसी आयोग का उल्लेख संविधान के अंदर 338B के अंदर किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2018 के अंदर। इससे पहले यह एक कैसा आयोग था? सांविधिक आयोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओबीसी आयोग की संरचना की, ठीक है। तो ओबीसी आयोग की वही संरचना है, इसके अंदर एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है और एक इसके अंदर क्या होता है?
उपाध्यक्ष होता है और 3 इसके अंदर क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जैसा कि हमने एससी आयोग के अंदर पढ़ा था, एससी, एसटी और ओबीसी तीनों जो आयोग हैं उनका संगठनात्मक ढांचा है वो एक ही है, सारे के सारे प्रावधान लगभग समान हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल मैंने आपको एससी आयोग पढ़ाते समय बताया था कितने वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, और ये अधिकतम कितने टाइम से हो सकता है, 2 बार हो सकता है। ठीक है, इनको त्याग पत्र कौन प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है कौन प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है, राष्ट्रपति को। इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो वो भी आपको इसके अंदर क्या याद रखना है, राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई लंबी चौड़ी बातें है नहीं। कार्य की यदि बात करें तो ओबीसी आयोग है एक संवैधानिक आयोग है, यह एक सलाहकारी निकाय है, सरकार को सलाह देता है, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए यह एक है वो अर्ध न्यायिक निकाय की तरह काम करता है। ठीक है, साथ में इसके पास वो दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे समन भेज सकता है किसी व्यक्ति विशेष को देश के किसी भी कोने से है वो शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी कर सकता है, ये इसके पास आदेश होता है। ओबीसी से जुड़े किसी भी प्रकार के संवैधानिक संरक्षण का निरीक्षण कर सकता है। ओबीसी के हितों का उल्लंघन जहां कहां भी होता है वहां यह जांच कर सकता है, निर्णय दे सकता है, सुनवाई कर सकता है, सरकार को सलाह दे सकता है उस मामले के अंदर। साथ के अंदर यदि सरकार ओबीसी से अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी किसी भी प्रकार की योजना का निर्माण कर रही है, नीति का निर्माण कर रही है, तो यह अपने इनपुट इसको प्रदान करता है, किसको, आपके ओबीसी आयोग को प्रदान करता है, सॉरी सरकार को प्रदान करता है ओबीसी आयोग। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि ओबीसी आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो जब यह सांविधिक आयोग था तो याद रखना 1993 के अंदर किसको बनाया गया था, आर.एन. प्रसाद को बनाया गया था, कब, 1993। ठीक है, इसके बाद में बात करें ओबीसी आयोग के वर्तमान संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में इसका अध्यक्ष बनाया गया है, और ये वर्तमान के अंदर भी है, और याद रखना भगवान लाल सहानी। कौन है, भगवान लाल सहानी, इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, इनको 2018 के अंदर नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके उपाध्यक्ष आपको याद रखने वर्तमान के अंदर, याद रखना लोकेश प्रजापति, ठीक है, इसके अलावा सुधा यादव, कौशलेंद्र पटेल, 3 सदस्य और हैं इसके अंदर। टोटल यह है कितने सदस्य निकाय है, 5। तो मैंने इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी गणित आपको नहीं बताई है, आसान सी भाषा में आपको बताया है मैंने कि जो आपका ओबीसी आयोग है, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष गठन है वो काका कालेकर की अध्यक्षता के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ओबीसी के विकास और कल्याण के लिए किया गया था। इन्हें अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन इनके अंदर कुछ ज़्यादा खास सी बातें थी नहीं। इसके बाद में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना की गई। ये संवैधानिक भी नहीं थे, सांविधिक भी नहीं थे, बस कार्यकारी आदेशों के द्वारा सरकार ने फॉर्मेलिटी करने के लिए, जनता को खुश और चुनावी एजेंडे पूरे करने के लिए ऐसे आयोगों का समय समय पर गठन होता भी है। ठीक है, 1979 में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इसने 1980 के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की क्या की, सिफारिश की। इसके बाद में इसकी सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया गया। इसके बाद मैंने बताया कि इंदिरा साहनी जो मंडल विवाद के नाम से जाना जाता है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार को निर्देश दिया कि आप किसकी स्थापना कीजिए भैया, ओबीसी आयोग की आप कीजिए, स्थापना कीजिए। 14 अगस्त 1993, ये आपको डेट याद रखनी है। इस दिन ओबीसी आयोग की क्या की, स्थापना की। कैसे, सांविधिक आयोग के रूप में। सांविधिक आयोग कौन से आयोग होते हैं, वे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, जिनका गठन संसद विधि बनाकर करती है, उन्हें अपन सांविधिक कहते हैं। तो सांविधिक आयोग के रूप में मूलतः इसकी स्थापना हुई। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2018 के अंदर
अगस्त 2018 के अंदर ओबीसी आयोग को सरकार ने क्या कर दिया, संवैधानिक आयोग का दर्जा प्रदान कर दिया, यानी इसको कहाँ लिख दिया, संविधान के अंदर। कौन से अनुच्छेद में, 338B में, 342(1) के अंदर भी संशोधन किया गया। इसके बाद में बात करें तो इसकी संरचना की, तो वो ही सेम है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और एक जो आपका उपाध्यक्ष उसको राज्य मंत्री, सदस्यों को सचिव के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, त्यागपत्र भी वही लेता है, सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कार्य मैंने आपको बताया कि इनके तीनों आयोगों को एक ही कार्य है, बस आपको नाम बदलना है, अपने अपने वर्गों के हितों के लिए काम करती हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि ओबीसी आयोग जो आपका है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना RN प्रसाद। इसके बाद में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भगवान लाल सहानी। इसके बाद में बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे इसके, लोकेश कुमार प्रजापति हैं, सुधा यादव, पटेल एक और है, एक ओजाद, ऐसे कुछ नाम हो उनका, वो इनके सदस्य हैं वर्तमान के अंदर। तो हमने जितने भी संवैधानिक आयोग हैं उनका वास्तविक रूप से अध्ययन कर लिया है, चाहे वह आपका निर्वाचन आयोग हो, चाहे वह आपका संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वह आपका वित्त आयोग हो, SC आयोग हो, ST आयोग हो, OBC आयोग हो। ये आपके 6 आयोग हैं। इसके अलावा अपने संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी बात कर ली थी बीच में। तो ये 6-7 आयोग हैं, संवैधानिक आयोग हैं, इनका अपन ने कर लिया है अध्ययन। अब हम इस कड़ी के अंदर जो आपके गैर संवैधानिक या संवैधानेतर आयोग हैं उनका आगे अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज की क्लास के अंदर मैंने आपको तीनों आयोग, जो SC आयोग है, ST आयोग है, OBC आयोग है, इसके बारे में जानकारी दी है, वो समझ आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और तैयारी जारी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।